नमस्कार। आज हम मैकेनिकल वाइब्रेशन की दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे चारों ओर है, फोन के कांपने से लेकर बड़े बड़े पुलों के हिलने तक, लेकिन हम अक्सर इसे नोटिस नहीं करते। तो चलिए इस कांपती हुई दुनिया के राज खोलते हैं। कभी सोचा है कि जेब में रखा फोन बजने पर कांपता क्यों है, या कोई मशीन चलते चलते अचानक तेज आवाज क्यों करने लगती है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, मैकेनिकल वाइब्रेशन। आज हम इसी की वजह और इसके पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। तो वाइब्रेशन आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी चीज का अपनी आराम वाली जगह, जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, उसके आसपास आगे पीछे या ऊपर नीचे हिलना है। इसी खास तरह की मूवमेंट को ऑसिलेशन या दोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि वाइब्रेशन क्या है, पर सवाल ये उठता है कि ये होता क्यों है और इसका हम पर, हमारी मशीनों पर असर क्या होता है। चलिए सबसे पहले इसके कारणों और प्रभावों को समझते हैं। देखिए, वाइब्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। एक है अनबैलेंस, मतलब असंतुलन। सोचिए, जब वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े एक तरफ हो जाते हैं तो पूरी मशीन कैसे हिलने लगती है। दूसरा है ऊबड़ खाबड़ सतह, जैसे खराब सड़क पर ऑटो का उछलना। तीसरा है बाहरी फोर्स, जैसे किसी ऊंची बिल्डिंग से तेज हवा का टकराना। और चौथा, कभी कभी मशीनों के पुर्जों में बनावट की छोटी मोटी खामियां भी वाइब्रेशन पैदा कर देती हैं। अब देखते हैं कि इन कंपनों का असर क्या होता है। ये फ्रिज की हल्की आवाज जैसे मामूली शोर से लेकर मशीनों के पुर्जों को घिसने तक कुछ भी हो सकता है। और सबसे खतरनाक मामलों में लगातार वाइब्रेशन इमारतों और पुलों के गिरने का कारण भी बन सकता है। और हाँ, बस में जो हमें असुविधा महसूस होती है ना, वो भी इसी का एक प्रभाव है। तो इस जानकारी के आधार पर एक सवाल, मशीनों के पुर्जों के घिसने और खराब होने का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, अनकंट्रोल्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अब जब हम कारण और प्रभाव समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि इंजीनियर्स इस वाइब्रेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे कैसे अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। यहाँ दो मुख्य प्रकार हैं, फ्री और फोर्स्ड। फ्री वाइब्रेशन तब होता है जब किसी चीज को एक बार हिलाकर छोड़ दिया जाए, जैसे गिटार का तार। वो अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर कुछ देर कांपता है और फिर शांत हो जाता है। वहीं फोर्स्ड वाइब्रेशन में लगातार बाहर से कोई फोर्स लगता रहता है, जैसे किसी को झूले पर लगातार झुलाते रहना। यहाँ सिस्टम उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। तो एक छोटा सा सवाल, जब किसी झूले को बस एक बार धक्का देकर छोड़ दिया जाता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, फ्री या फोर्स्ड? हाँ, ये फ्री वाइब्रेशन है, क्योंकि धक्का देने के बाद कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। अब एक और तरीके से इनको बांटते हैं, डैम्प्ड और अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड एक आइडियल सिचुएशन है जहां वाइब्रेशन कभी खत्म ही नहीं होता, जैसे वैक्यूम में एक पेंडुलम। लेकिन असली दुनिया में हर सिस्टम में एनर्जी का लॉस होता है, जिसे हम डैम्पिंग कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर्स, जो गड्ढे से लगने वाले झटके की एनर्जी को सोखकर वाइब्रेशन को जल्दी से खत्म कर देते हैं। चलिए देखते हैं कितना समझ आया। गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर्स वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, डैम्पिंग का। वो वाइब्रेशन की एनर्जी को खत्म करते हैं। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां असली इंजीनियरिंग का जादू शुरू होता है। हम कैसे एक जटिल असली दुनिया की समस्या को एक ऐसे मॉडल में बदलते हैं जिसका विश्लेषण किया जा सके। यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, या संक्षेप में DOF। ये बस ये बताता है कि किसी सिस्टम की मूवमेंट को पूरी तरह समझने के लिए हमें कम से कम कितनी अलग अलग दिशाओं की जानकारी चाहिए। इससे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी का पता चलता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक ट्रेन का उदाहरण। एक ट्रेन जो सीधी पटरी पर चलती है, वो सिर्फ आगे या पीछे जा सकती है, इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई 1। कितना सिंपल है ना? तो एक इंजीनियर वाइब्रेशन का विश्लेषण करता कैसे है? ये 3 स्टेप्स में होता है। पहले वो असली वस्तु को देखता है, जिसे कहते हैं फिजिकल मॉडल। फिर उसे आसान बनाता है द्रव्यमान, स्प्रिंग और डैम्पर के साथ। ये हुआ स्कीमेटिक मॉडल। और आखिर में वो इस स्कीमेटिक मॉडल को गणित की भाषा में बदलता है, जो कहलाता है मैथमेटिकल मॉडल। और इन सभी को गणित की इक्वेशन में कैसे बदलते हैं, उसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है। सोचिए, सिस्टम के मास के लिए महा एक्सट्रीम एक्सेलरेशन, डैम्पिंग के लिए चलती एक्स वेलोसिटी और स्प्रिंग की स्टिफनेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट, ये सब मिलकर बाहरी फोर्स के बराबर होता है। ये मजाकिया लाइन आपको हमेशा गति के समीकरण का बेसिक स्ट्रक्चर याद दिलाएगी। तो फिर से एक सवाल,
अगर एक इंजीनियर को एक असली कार के वाइब्रेशन का विश्लेषण करना है, तो मॉडलिंग प्रोसेस का सबसे पहला कदम क्या होगा? बिल्कुल, फिजिकल मॉडल को समझना। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ समझ लिया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन सभी मुख्य बातों पर जो हमने आज सीखी हैं। तो संक्षेप में, वाइब्रेशन अपनी संतुलन स्थिति के चारों ओर ऑसिलेशन है। इसके अपने कारण और प्रभाव होते हैं। इसे समझने के लिए हम फ्री फोर्स्ड और डैम्प्ड अनडैम्प्ड में बांटते हैं, और इंजीनियर्स इसका विश्लेषण करने के लिए मॉडल बनाते हैं, जहां डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। वाइब्रेशन को समझना भविष्य की टेक्नोलॉजी की नींव है। चाहे भूकंप से बचाने वाली इमारतें बनानी हो, या बिना आवाज वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां डिजाइन करनी हो, या फिर हमारे चलने फिरने से ही बिजली पैदा करनी हो, इन सब के पीछे वाइब्रेशन की गहरी समझ ही काम आती है। तो अगली बार जब आपका फोन वाइब्रेट करे या आप किसी मशीन को कांपते हुए देखें, तो आप सिर्फ उसे महसूस नहीं करेंगे, आप उसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे, उसके कारणों को, उसके प्रकारों को। आप एक इंजीनियर की तरह सोचेंगे, और यही असली ज्ञान है।